हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेटा आपने हाल ही में ना मैथ्स 1 का ऑब्जेक्टिव किया था। आज मैं आपको इस सेशन में मैथ्स 2 के सारे ऑब्जेक्टिव कवर करने वाला हूँ। उसके पहले देख लेते हैं कि अपना ये चैप्टर वाइज ब्रेकअप कैसा रहेगा। तो आपका कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट जो चैप्टर नंबर 1 है, बेटा 1 एंड 2 ये दोनों है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इस दोनों चैप्टर का जो वेटेज है वो आपका 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स कवर करता है। दिस इज द मैक्सिमम एलोकेशन। तो आपका मैक्सिमम 6 एंड 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद आपका लीनियर रिग्रेशन है वो आपका 8 मार्क्स के लिए आएगा। देन टाइम सीरीज ये कवर करता है टोटल 7 मार्क्स। इंडेक्स नंबर भी आपका 7 मार्क्स कवर करता है। देन लीनियर प्रोग्रामिंग, बेटा ये जो चैप्टर है ये आपका टोटल कवर करेगा 6 मार्क्स, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। देन 9 मार्क्स के लिए आपको आएगा असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। बेटा इसके लिए ना मैंने नोट्स भी बनाए हुए, अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। जैसे आपने देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग करके ये ऐसे सारे आपको नोट्स मिलने वाले, सारे चैप्टर्स के अपने हैंड रिटन नोट्स थे ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको। ये पूरा आप एक बार देख लोगे ना तो सारे स्टेप जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हुए ना, जो जिसमें अटक रहे हो वो अटकोगे नहीं आप, पूरा अच्छे से आपका ये कवरअप है। वैसे ही सारे चैप्टर जैसे कि आप बात करते हैं जैसे टाइम सीरीज में है ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मूविंग एवरेज है एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड है, बट इसमें ऑब्जेक्टिव भी आने के चांस बहुत ही कम है बिकॉज ये 7 मार्क्स के लिए आता है टाइम सीरीज। समझोगे 7 मार्क्स के लिए आएगा तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो 7 तो कवर हो गए, तो एमसीक्यू तो आएगा ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम सीरीज से आपको एमसीक्यू आएगा ही नहीं, आया तो 1 नंबर के लिए आ सकता है, तो उसके लिए आपको ना स्टार मार्क किए हुए ये सिर्फ 3 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी आपका काम क्या रहेगा कि आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को अच्छे से देखो और कुछ भी आपको क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर बहुत ही डिफिकल्ट है ऐसा लगता है आपको, बट जैसे आप वीडियो खत्म हो जाएगा ना, कुछ नहीं 2 आवर्स का वीडियो रहेगा ये अपना, शायद 1 या 2 आवर्स का रहेगा, उसी बीच में रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट ज़्यादा मुझे कवर करने रहे तो वीडियो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इसको एंड तक देखना, आपको पूरा ही ना मैथ्स 2 में 12 में से 12 ऑब्जेक्टिव आएगा आपको, पूरा 12 आउट ऑफ 12, एक गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं। और साथ साथ में आपको सारे फॉर्मूले भी रिकलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट चैप्टर आपका टोटल 11 मार्क्स के लिए आने वाला है और इस लास्ट वाले चैप्टर में मिनिमम 3 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स का। क्योंकि एलोकेशन कैसे होता है इसका, अगर आपको पेपर पैटर्न पता रहेगा तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। बेटा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 आपका मैथमेटिक्स रहेगा एंड सेक्शन 2 क्या रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स 1 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इन बिटवीन आप सेक्शन 2 अटेम्प्ट नहीं कर सकते। या तो आपको पूरा सेक्शन 1 एक साथ अटेम्प्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाद में सेक्शन 2, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आपने सेक्शन 2 किया फिर सेक्शन 1 भी कर सकते हो, बट आप आधा आधा ऐसा नहीं कर सकते, फिर मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो याद रखना, अगर आपका मैथ्स 2 स्ट्रांग है तो पहले मैथ्स 2 अटेम्प्ट करना, फिर मैथ्स 1 अटेम्प्ट करना, और मैथ्स 1 अच्छा लगता तो वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी ये तीनों है ना, ये तीनों आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 6 मार्क्स के लिए एमसीक्यू रहेगा, ऑप्शन दिए रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेगा 3 मार्क्स के लिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपका 3 मार्क्स के लिए। डिफिकल्टी बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में आती है बिकॉज यहाँ पे ना ऑप्शन तो रहते नहीं है और आपको जो आप लिख रहे हो उसका स्पेलिंग भी अच्छे से याद रहना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो मैंने आज के सेशन में मेरा फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर करके रखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड बी, बेटा ए और बी में एनी टू ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और ये आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो, 6 में भी क्या है ए बी एंड सी, तो क्या करना है इसमें any2 any1 तो any2 ये आपका 3 मार्क्स के लिए है, ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के लिए। तो देखा जाए तो आपको 3 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स वाले।
एंड 4 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जिसके अंदर एक एक्टिविटी रहेगी, लास्ट में एक्टिविटी रहेगी एक। क्लियर है? ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, मतलब टोटल आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर आउट ऑफ मार्क चाहिए तो। 8 क्वेश्चन एंड 12 MCQ। अंडरस्टूड? तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। बेटा कमीशन एंड ब्रोकरेज जो दिया हुआ है इतना ही समझना, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, यह आपका सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। जो आप लोग एजेंट को कमीशन और ब्रोकरेज देंगे वो आप सेल्स अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में आपको बैंकर डिस्काउंट की बात करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे, कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। तो जैसे जैसे मैं MCQ बताते जाऊंगा उसके साथ हम इसको फॉर्मूले को भी रिकलेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे है ना आपका फर्स्ट MCQ रहा ये वाला, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ। अब बेटा फेस वैल्यू क्या होता है एंड प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैं मार्केट में बेचना चाहता हूं। इस मार्कर की जो वैल्यू है सपोज 50 रुपीज़ है। मैंने कस्टमर को बोला भाई ये 50 रुपीज़ का है, आपको चाहिए तो ये लेके जाओ और मुझे पैसे दे दो। तो मैं उसको ये मार्कर दे दूंगा और वो मुझे पैसे दे देगा। तो 50 रुपीज़ आए और ये पैसा मार्कर चला गया। अच्छा, इस मार्कर की वैल्यू 50 रुपीज़ है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलेंगे बेटा? प्रेजेंट वर्थ। तो ये प्रेजेंट वर्थ का मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी का आज का वैल्यू कौन सा है, किसी भी कमोडिटी का आज का वैल्यू कौन सा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। तो ये 50 रुपीज़ था मेरा प्रेजेंट वर्थ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे कस्टमर ने बोला कि सर 50 रुपीज़ इतनी महंगाई है, मैं 50 रुपीज़ अभी नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे मार्कर दे दो, मैं 50 रुपीज़ आपको है ना 3 मंथ्स के बाद दूंगा। बोला यार 3 मंथ्स के बाद तू मुझे 50 रुपीज़ देगा, मेरा मार्कर तो जा रहा है, मुझे पैसा 3 मंथ्स के बाद आएगा। रुक वेट कर, मैं देता हूँ तेरे को मार्कर, बट अभी 50 रुपीज़ नहीं होगा। अभी है ना मैंने कैलकुलेशन बिठाया मेरे माइंड में, अपना कैलकुलेशन 5 रुपीज़ ऐड किया ऐसे ही, और 55 रुपीज़ मैं उसको बोलने वाला हूँ भाई अभी अगर तू मुझे अगर 3 महीने बाद पैसा देगा आफ्टर 3 मंथ्स, तो अभी इस मार्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। कि मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना, अगर आप ऑन द स्पॉट पैसा दोगे तो 50 रुपीज़, बाद में दोगे तो थोड़ा बहुत मैं ऐड करूंगा। ये जो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर रहा हूं उसको बोलते हैं बेटा ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है कि नहीं? और जो 55 रुपीज़ आया ये हो जाएगा मेरा फेस वैल्यू, कि मुझे बिल बनाना पड़ेगा ना उसके ऊपर कि मुझे 3 महीने बाद पैसा देने वाला है। आपने पढ़ा रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अकाउंटिंग में, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम लोग बिल ड्रॉ करते, कौन बिल ड्रॉ करता है? ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा और वो पैसा फ्यूचर में ड्रॉवी से अपने को मिलेगा। तो ये अपना फेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ 50 रुपीज़ था एंड फेस वैल्यू 55 रुपीज़ था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 रुपीज़, इस 5 रुपीज़ को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बेटा ट्रू डिस्काउंट। अंडरस्टूड? क्या बोलेंगे? ट्रू डिस्काउंट। और आपने फॉर्मूला भी पढ़ा रहेगा कि ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है बेटा प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट किया था मैंने, देखो इसने बोला था मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा। बोला वेट, अगर आप 3 महीने बाद पैसा दोगे तो मुझे अपना कैलकुलेशन बिठाने दो। तो मैं अपना कैलकुलेशन कर रहा हूं, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रू डिस्काउंट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, समझना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो अगर क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, तो आप क्या बोलोगे? ट्रू डिस्काउंट। बट अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, ओ हो, अब ये बैंकर डिस्काउंट क्या होता है? मेरा वैल्यू हो गया 55, मैंने बिल बनाया उस कस्टमर के ऊपर कितना? 55 रुपीज़ का बिल बनाया। अब बिल बनाने के बाद मैं उसको बोलूँगा भाई तू साइन कर, तो वो एक्सेप्ट करेगा, वो बन जाएगा ड्रॉवी, मैं बन गया ड्रॉवर। अब बिल का जो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है, डुप्लीकेट कॉपी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। अब मुझे पैसों की ज़रूरत आई, कुछ XYZ रीजन रहेगा, तो मुझे पैसे की ज़रूरत पाई, तो मैं क्या किया? बैंक के पास गया, बैंक को बोला बैंक
मुझे लोन चाहिए। बोला अच्छा आपको लोन चाहिए, ज़रा शकल बताना। बोला वो शकल तो मेरा अच्छा है, लोन दे दो। बोला शकल से लोन नहीं मिलता बेटा, आपको है ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ है प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास? बोला प्रॉपर्टी होती तो मैं बेच के पैसा ले लेता, नहीं है प्रॉपर्टी मेरे पास, पर एक कमिटमेंट है, एक कस्टमर ने मुझे कमिटमेंट करके रखा था, ये 55 रुपीज़ का। बोला अच्छा, तो उसने बैंक ने क्या किया, कस्टमर को कॉल किया। बोला कस्टमर क्या आपने कमिटमेंट किया था इसको? बोला हाँ सर मैंने कमिटमेंट किया था, मैं 3 महीने बाद उसको पैसा दे दूंगा। तो बैंक ने बोला ठीक है। अब बैंक ने क्या बोला, मुझे ठीक है आप ये बिल मेरे को दे दो, मैं कस्टमर से पैसा ले लूंगा और मैं आपको भी पैसा दे देता हूँ। बोला अच्छा अच्छी बात है, आप तो भगवान निकले। बोला भगवान की बात नहीं है, हमें भी पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो आप मुझे है ना कुछ तो कमीशन दोगे, कुछ तो चार्जेस में लूंगा। तो जो बैंक चार्जेस लेगी उसको बोलेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। क्या बोलेंगे बेटा? बैंकर डिस्काउंट। कि बैंक कितना पैसा ले रही है। समझो बैंक ने कुछ पैसा लिया, समझो 7 रुपये ले लिया इसमें से, ठीक है, अपने को कितना दे दिया 48 रुपीज़, ठीक है, 7 रुपये माइनस कर दिया बैंक ने, तो 7 रुपीज़ माइनस किया तो क्या आया 48 रुपीज़। तो बेटा 48 रुपीज़ है ना, ये मेरे लिए हो गया कैश वैल्यू, कि मैंने अपना बिल दिया बैंक को और बैंक ने मुझे क्या किए 48 रुपीज़ दिए। दिस इज द कैश वैल्यू, दिस इज द फेस वैल्यू। और इसका जो डिफरेंस है 7 रुपीज़, उसको बोलेंगे बैंकर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? बैंकर डिस्काउंट। अब बेटा ये 55 रुपीज़ का मेरा गुड्स नहीं था, ये गुड्स तो रियल में 50 रुपीज़ का था, मैंने अपना 5 रुपये डिस्काउंट उसमें ऐड किया हुआ था, ठीक है, एडिशन किया हुआ था। तो ये 5 रुपीज़ जो आपका ट्रू डिस्काउंट है और ये 7 रुपीज़ जो आपका बैंकर डिस्काउंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा बैंकर्स गेन। क्या हो जाएगा बेटा? बैंकर्स गेन। बेटा बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड द बैंकर डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन। बेटा बहुत ज़्यादा इच्छा तो है डिटेल में समझाने की, लेकिन क्या अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, एमसीक्यू थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? एक और चीज याद रखना कि ट्रू डिस्काउंट निकलता है प्रेजेंट वर्ष से, प्रेजेंट वर्ष से क्या निकलेगा? ट्रू डिस्काउंट। और जो सम ड्यू होता है उससे निकलेगा बैंकर डिस्काउंट। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट वर्ष से निकलता है ट्रू डिस्काउंट एंड सम ड्यू से निकलता है बैंकर डिस्काउंट। क्लियर है? अच्छा अभी इसमें ना मुझे बताओ कौन बड़ा रहेगा, टीडी बड़ा है कि बीडी बड़ा है? बीडी एचडी से आ रहा है और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एचडी इज ऑलवेज मोर देन प्रेजेंट वर्थ, एचडी इज ऑलवेज मोर देन प्रेजेंट वर्थ, तो आपका बीडी भी क्या आएगा? मोर देन टीडी। क्लियर है कि नहीं? ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ड्यू को ही बोलेंगे फेस वैल्यू। जो बिल बनता है ना, बिल, उस बिल पे जो वैल्यू लिखा रहता है वही होता है आपका फेस वैल्यू बोलो या उसको सम ड्यू बोलो, बात एक ही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी। बेटा जो गारंटी देता है ना, देखो एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट बोलता है कि सेलर सुन वहां पे एक बायर है, ठीक है, मैं तुम दोनों को मिला लेता हूं आपस में, तो उसको गुड्स सेल कर देना और मुझे अपना कमीशन दे देना, ये एजेंट का काम है। बट कभी कभी एजेंट क्या बोलते हैं पता है, कि मैं आपसे है ना उनसे पैसा वसूल करके भी दूंगा, मतलब आप गुड्स तो सेल कर रहे हो, साथ में मैं पैसा वसूल करके भी दूंगा, मैं वसूली भाई भी बनूंगा। तो मैं एजेंट भी हूं और मैं वसूली भाई भी हूं। अगर मैं वसूली भाई हूं तो क्या होगा, गारंटी ले रहा हूं मैं पेमेंट की, तो उसको बोलेंगे डेल क्रेडिट एजेंट, और उसको जो कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा का वो डेल क्रेडर एजेंट करके। क्लियर है कि नहीं? जो गारंटी भी ले रहा, नॉर्मली एजेंट गारंटी नहीं लेता पैसे की, अगर बात नहीं हुई है, हमारा काम क्या है कि भाई दोनों पार्टीज को आपस में मिलवा देना, ठीक है, बाकी वो जाने ये जाने, हमें तो अपना कमीशन मिलते रहेगा। तो अगर ज़्यादा कमीशन दोगे तो हम आपको गारंटी भी देंगे कि हम कस्टमर से पैसा वसूल करके आपको दे देंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। बेटा गुड्स का ना पोजीशन रखता है, तो एजेंट के पास पोजीशन, उसको बोलेंगे बेटा फैक्टर। क्या बोलेंगे उसको? फैक्टर। याद रखना जो गारंटी ले रहा है वो डेल क्रेडिटर एजेंट, जो पोजीशन रख रहा है गुड्स का उसको बोलेंगे फैक्टर। और ऐसा एजेंट है जो गुड्स को सेल करवा के देगा बाय ऑक्शन के थ्रू, तो उसको बोलेंगे ऑक्शनियर। ठीक है,
ये बोलेंगे इसको। तो स्पेलिंग अच्छे से लिखना बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका कवर हो रहा है और एमसीक्यू भी कवर हो रहा है, दोनों में एक साथ कवर कर रहा हूं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको? 3 चीजें बताई मैंने, डे क्रेडिटर एजेंट, फैक्टर एंड ऑक्शनियर। देन ओहो 7th क्वेश्चन। बेटा 7th क्वेश्चन के पहले आपने स्टैंडर्ड 8 में ना एक चैप्टर पढ़ा रहेगा इंटरेस्ट करके, और इंटरेस्ट में आपने पढ़ा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट वाला। क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? ये अगर मैं किसी को नींद में भी पूछ लूँ ना तो उसको याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, यही था कि नहीं? प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल पे निकलता है, वही प्रेजेंट वैल्यू पे। तो प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये अपॉन 100 इसके लिए होता है, आर अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब आपने ना बैंकर्स गेन का फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, बैंकर्स गेन बीजी। सर बैंकर्स गेन का तो फॉर्मूला अभी आपने बोला, बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। ये अभी भी पढ़ा था आपने कि बैंकर्स गेन इज द डिफरेंस बिटवीन द बीडी एंड टीडी। अच्छा, बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला था, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अच्छा ऐसा फॉर्मूला जो इसके ऐसे ही दिख रहा है आपको। एक और मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको, एक और फॉर्मूला बताता हूं, मुझे याद आ रहा है। हाँ, टीडी का एक टीडी का फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट का, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रेजेंट वर्थ पे निकलता है ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो दोनों फॉर्मूला देख लो, ये वाला फॉर्मूला देख लो, ये सब सिंपल इंटरेस्ट जैसे लग रहे हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट कि ये इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 जो भी है। अब इसमें है ना, बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, ऐसा इसको बोला जाता है। तो बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बेटा आपको लॉजिक के साथ चीजों को समझना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, और क्या चाहिए आपको। और ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर है ना, वो भी आपको इजी लगने लगेंगे। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, बेटा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पूरे वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है ना? चैप्टर 1, 2 में से कोई एक चैप्टर ऑप्शन छोड़ सकते हो। क्लियर है कि नहीं? बट एमसीक्यू तो आप कैसे ऑप्शन छोड़ेंगे, वो तो कंपलसरी आते हैं। तो जिसका 180 में से 80 आना रहता है ना, वो रह जाते कि ऑप्शन छोड़ देते। तो बेटा ऐसा नहीं करना है कि एमसीक्यू अगर आपको पूरा अच्छे से चाहिए ना, तो उसके लिए आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़े। भले आप सम ऑप्शन में छोड़ दो, और आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके करवाने चाहिए 1-2, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वो भी कवर कर लूँगा। ठीक है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपना ये। ओके, 8 वाला क्या बोल रहा है? 8 बोल रहा है कि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, अभी यहां पे लिखा था अपन ने, कुछ बातें बताई थी मैंने आपको। देखो एक बार, यहां पे क्या लिखा था अपन ने? हाँ, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है कि नहीं? अभी कवर अप हुआ था। तो याद रखना, बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू पे निकलता है ना, इसलिए वो बड़ा रहता है। तो बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन या ग्रेटर देन या मोर देन लिख सकते हो कुछ भी, तो हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 9, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे। बेटा नॉर्मली अलाउड टू पे होता है नॉमिनल ड्यू डेट पे, मतलब जो ड्यू डेट होती है ना उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। बट गवर्नमेंट 3 दिन एक्स्ट्रा देती है, कुछ भी हो सकता है, ऊंच नीच हो गई तो 3 दिन एक्स्ट्रा दिया है, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो वो ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। अंडरस्टूड? लीगल ड्यू डेट अच्छे से लिखना उसको स्पेलिंग के साथ। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताता हूं। जब भी गुड्स बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो एक प्राइस डिसाइड होता है, उसको बोलेंगे हम लोग लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस, या फिर उसको बोलेंगे बेटा कौन सा,
MRP और एक और इसका नाम है कैटलॉग प्राइस। ये चार नाम है बेटा। क्या बोला, वापस सुनो। कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और MRP वैल्यू, ये पहले डिसाइड होता है। उसके बाद है ना, जब होलसेलर आता है मैन्युफैक्चरर के पास खरीदने के लिए, बोला हमें ना लमसम में ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो प्लीज़ कुछ डिस्काउंट दे दो मुझे, तो ट्रेडिंग के टाइम पे जो डिस्काउंट हो रहा है उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, TD। क्लियर है? फिर TD माइनस करेंगे, इसमें से TD माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उतना इनवॉइस बनेगा, उसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। बेटा बिल इतने का नहीं बनता, बार्गेनिंग करने के बाद बिल बनता है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो जो आया उसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस में वापस में कैश पेमेंट के टाइम भी बार्गेनिंग होता है। जब आप रोकड़ा लेके जाते हो पार्टी के बाद, बोला हम लोग कैश पेमेंट करें, कुछ तो डिस्काउंट दो, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो जो बचेगा उसको इसमें माइनस करेंगे तो नेट सेलिंग प्राइस, NSP। ये नल्ला सोपारा नहीं लिखा मैंने, ये क्या है, नेट सेलिंग प्राइस। क्लियर है कि नहीं? तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट करेंगे तो आएगा नेट सेलिंग प्राइस। और नेट सेलिंग प्राइस को कंपेयर करने का कॉस्ट प्राइस से, CP, तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको पिरामिड दिमाग में रहना चाहिए, तो सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। ठीक है? अगर समझो किसी ने पूछा कि इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? अगर किसी ने पूछा NSP क्या आएगा, नेट सेलिंग प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। प्रॉफिट क्या आएगा, तो NSP माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस NSP। अंडरस्टूड? अच्छा, कभी कभी रेट भी दिया होता है, मतलब TD का रेट दिया है 2%, 5%, तो वो कैलकुलेट करने का लिस्ट प्राइस पे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का रेट इज ऑलवेज अप्लाइड टू द लिस्ट प्राइस। कैश डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है, उसको अप्लाई करना है इनवॉइस प्राइस पे। क्लियर है कि नहीं? तो ये पिरामिड भौतिक काम का, इसमें सारे फॉर्मूले भी हो गए, याद करने की जरूरत नहीं, समझ के करना है अपने को। तो सर ये क्यों बताया आपने, इधर काम आने वाला है। When only one discount is given, बेटा वन डिस्काउंट का मतलब सिर्फ पहला वाला डिस्काउंट दिया है TD, तो सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा पता है, कैश डिस्काउंट तो है ही नहीं अपने पास, सिर्फ यही दिया हुआ है। तो जब ये नहीं है तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा ना, IP इक्वल टू क्या आ जाएगा, NSP। तो IP इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेट सेलिंग प्राइस। तो ये पिरामिड याद रखोगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 अपना बहुत ही अच्छे से हो गया। पूरा रिकलेक्ट भी मैंने आपको करवा दिया, क्या क्या फॉर्मूले थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQ है, वो पूरा कवर हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है आपका इंश्योरेंस एंड एन्युटी। बेटा इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। अब इंश्योरेंस करवाते हैं, याद रखना सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, वो हिसाब से हम दिमाग में लगाते हैं कि इंश्योरेंस कितना करवाना चाहिए। जैसे आपके घर वाले बोलते हैं कि मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है, तो उनकी मम्मी ने उनका आइडिया लगाया कि भाई मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा वो करोड़ों में एक है, तो वो प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई। अब हमें डिसाइड करने की पॉलिसी कितना निकालो उसकी, क्या करोड़ों की निकालूं, कि पॉलिसी अगर ज़्यादा निकालोगे तो प्रीमियम भी ज़्यादा आएगा। तो बोलने की बात है कि प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे ना याद रखना, इधर में एक पिरामिड बना रहा हूँ, वो दिमाग में डाल दिया, पूरे फॉर्मूले आपके कवर हो जाएंगे। पिरामिड ऐसा है कि सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी वैल्यू, जो मैक्सिमम रहेगा। हम डिसाइड करते हैं कि पूरा 100% इंश्योरेंस करूं कि 80% करूं कि 70% करूं इंश्योरेंस। तो मैंने समझो कम इंश्योरेंस किया तो उसको बोलेंगे अपना पॉलिसी वैल्यू, कि आप इंश्योरेंस कितना निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं इंश्योर्ड वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में ना इंश्योर्ड परसेंटेज दिया रहेगा, उस इंश्योर्ड परसेंटेज को प्रॉपर्टी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का, तो आपको मिलेगा पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है? फिर पॉलिसी वैल्यू मिलने के बाद आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम को इस पे अप्लाई करना है पॉलिसी वैल्यू पे, तो आपको आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम मतलब प्रीमियम निकाल सकते हैं आप इससे, पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा तो। और जैसे प्रीमियम निकल गया तो प्रीमियम पे अपने को कमीशन मिलेगा, एजेंट को कमीशन। क्लियर है कि नहीं? बेटा क्या होता है, एजेंट आता है आपके घर पे और आपको बहुत सारे मरने के प्लान बताता है। मतलब LIC एजेंट तो ऐसे ही होते हैं, ये ले लो वो ले लो, मरने के बाद इतना मिलेगा, जिंदा रह गए तो इतना मिलेगा।
तो यहाँ पे एजेंट का काम क्या रहता है कि वो ना इस स्कीम के बारे में बताएगा आपको। अब आप क्या करोगे कि एजेंट को है ना कंपनी के नाम पे चेक दे दोगे, वो हो गया प्रीमियम। अब प्रीमियम चाहता है कंपनी के पास, और जैसे प्रीमियम कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उसका ही परसेंटेज निकाल के कंपनी एजेंट को क्या करेगी, कमीशन देगी। हम एजेंट को कमीशन नहीं देते, वो कंपनी देती है। हमारा काम है कि हम अपना प्रीमियम पे करते रहेंगे, किसको, कंपनी को। उसके लिए एजेंट याद दिलाता है बार बार, अरे आपने प्रीमियम भरा क्या, वो अपना शुभ चिंतक नहीं है, उसको उसकी कमीशन की पड़ी है, इसलिए वो आपको कॉल करके बोलते रहता है कि भाई साहब प्रीमियम पे कर दो, ड्यू डेट आ गई है, ठीक है। तो उसके कमीशन से मतलब होता है। ये आपको पिरामिड याद रखना है, ये याद रखेगा तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको कि कौन किस पे कैलकुलेट होता है। अच्छा, ये याद रखने के बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कभी कभी है ना लॉस हो जाता है, आग लग गई प्रीमाइसेस पे, तो हम कंपनी को बोलेंगे कि भाई देखो कंपनी, मैंने पॉलिसी निकाला हुआ था, मेरा जो गोडाउन में जो गुड्स पड़ा था वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, तो मुझे पैसा चाहिए। तो आप पहले क्लेम तो करोगे कि कितना पैसा मांगना है, तो हम क्लेम स्टेटमेंट बना के देते हैं। हमारा जो सीए रहेगा वो क्लेम स्टेटमेंट बना के देगा, किसको, कंपनी को। तो क्लेम का फॉर्मूला ऐसा है, मुझे बताओ बड़ा कौन है, प्रॉपर्टी बड़ा है तो नीचे रहेगा, तो ऊपर आएगा बेटा पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू बेटा कभी कभी आपको याद नहीं रहता ना कि प्रॉपर्टी ऊपर है कि पॉलिसी ऊपर है, तो मैं याद रखता हूँ कि प्रॉपर्टी हमेशा नीचे रहेगा। प्रॉपर्टी हवा में नहीं रहती, बेसमेंट में रहती है, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपको नीचे प्रॉपर्टी रहेगी, जमीन से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो जमीन से जुड़ना है तो नीचे लिखना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी वैल्यू नीचे लिखा आपने, ऊपर आ गया पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 100 नहीं, इंटू लॉस। बहुत जन यहाँ पे इंटू 100 कर देते गलती में, तो गलती मत करना। क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू इंटू लॉस डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। अंडरस्टूड। फिर एन्युटी की बात करेंगे, तो बेटा एन्युटी में दो होता है, एक तो होता है इमीडिएट एन्युटी, एक होता है एन्युटी ड्यू करके। इसका मतलब एन्युटी का मतलब होता है आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप किस्तों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिक्स अमाउंट एक है जो आप बैंक को दे रहे हो एवरी ईयर या एवरी मंथ, जो भी बोलो आप, जैसे आपका म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है, या फिर आपको पॉकेट मनी मिलता है, आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी दे रही है हर महीने, वो भी आपका एन्युटी का केसेस है। तो इमीडिएट और ड्यू, इमीडिएट का मतलब होता है कि आप इंस्टॉलमेंट एंड में पे कर रहे हो, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। एंड ड्यू का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ये सबका थ्योरी नोट्स पढ़ा हुआ है अपने पास, मैं आपको भिजवा दूंगा, क्लियर है कि नहीं। सम करते हैं फिर वापस उस पर आएंगे हम लोग। 11th क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन द फ्यूचर। मतलब जो फ्यूचर में आप पेमेंट करने जा रहे हो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे। सपोज मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मेरे सर ने बोला कि नारायण सर मैं आपको है ना हर महीने एक फिक्स अमाउंट दूंगा, जब तक पढ़ाओगे तब तक हर महीने एक फिक्स अमाउंट दूंगा। मैंने बोला आप हर महीने फिक्स अमाउंट दोगे ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि है ना आप मुझे एक वन टाइम पेमेंट कर दो, मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाते रहूँगा। तो जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। जो एन्युटी मुझे फ्यूचर में मिलने वाली थी उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। अंडरस्टूड। देन 12th, रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो आप रेंटल पेमेंट करते हो, आपके जो मकान मालिक को आप पेमेंट करोगे, आप भाड़ा भरोगे, क्या ये वापस से आपको रिफंड मिलेगा? बेटा डिपॉजिट रिफंड मिलता है, बट रेंट जो आप पेमेंट करते हो रिफंड नहीं मिलता, वो जा रहा है जाते रहेगा जब आप भाड़े पे लिया हुआ प्रॉपर्टी। तो जो रेंटल पेमेंट है अपार्टमेंट का वो वापस मिलने वाला नहीं, तो इसको बोलेंगे बेटा अपन परपेचुटी। क्या बोलेंगे उसको? परपेचुटी। ठीक है, तो ये वापस रिटर्न अपने को मिलने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ये एग्जांपल है इसका। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इंस्टॉलमेंट हो जाता था, वापस आपको मिलता था, इसको परपेचुटी, कीप ऑन पेमेंट। ठीक है ना, तो रेंटल पेमेंट क्या आएगा? परपेचुटी करके, याद रखना है इसको। देन आफ्टर डैश इज ए सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो ओवर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखो टाइम पीरियड लिमिटेड है,
आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कैश फ्लो करके रखते हो, ठीक है भाई, वापस आपको पैसे मिल जाएंगे इसमें, तो इसको बोलते हैं बेटा एन्युटी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन्युटी कि सीरीज ऑफ कांस्टेंट पेमेंट, समझे, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स अमाउंट है जो आप एवरी फिक्स डेट पे आप पेमेंट करते रहोगे कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एन एन्युटी वेयर पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर, पेमेंट करते रहोगे फॉर एवर, तो वो तो भी पता है ना, परपेचुटी, क्या बोलेंगे इसको, परपेचुटी। क्लियर है कि नहीं, कुछ डाउट है यहां तक, पक्का। 15 इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट ए फिक्स अमाउंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स एट ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दिस अमाउंट इज कॉल्ड, क्या हो सकता है ये, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो अपने कस्टमर से एक फिक्स अमाउंट ले रही है। अब मैंने एग्जाम्पल बोला, मेरे घर पे एजेंट आया, एजेंट ने बोला आप कंपनी को चेक दे दो, हर महीने चेक देते रहना, ठीक है, आपका पॉलिसी हो गया। अब क्या करेंगे, जो पैसा जा रहा है वो तो प्रीमियम ही जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रीमियम, क्या बोलेंगे, प्रीमियम। तो फिक्स इंटरवल पे आप दे रहे हो पैसा, उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी, बड़े दो टाइप की होती है एन्युटी, एक तो ऑर्डिनरी मतलब इमीडिएट, एक होता है एन्युटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में हम लोग है ना इंस्टॉलमेंट एंड में पे करते हैं, ये लिखा था मैंने, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। क्लियर, पक्का। तो यहां पे अपना चैप्टर नंबर 2 भी हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में जब फॉर्मूले भी थे वो याद रखना, अपना काम आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है देखो एमसीक्यू बाहर का भी आता है, मैंने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को भी स्टडी किया हुआ है, मैंने देखा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन है ना एमसीक्यू, सारे तो नहीं समझो 12 एमसीक्यू है, टोटल 12 ऑब्जेक्टिव्स है, तो 12 में से जो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसमें से बना दिए। ऐसा प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा हुआ है कि ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसको डाल दिया एमसीक्यू में, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे भी मत रहना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना। कभी कभी आपको फॉर्मूला लिखने को भी आ जाए शायद, कि समझो यहाँ पे आपको समझो ए निकालने का फॉर्मूला चाहिए, एक्यूमुलेट वैल्यू ए, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपने को। तो फॉर्मूला क्या था अपना, C/I इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। क्लियर है कि नहीं। अगर P वाला वैल्यू फॉर्मूला पूछा तो 1 - 1 + i⁻n। बेटा C का मतलब क्या होता है, एन्युटी। क्लियर है कि नहीं। तो फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। यस, नाउ चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। बेटा लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ द वेरिएबल। इसमें 2 केस होता है, एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन, एस्टिमेट x व्हेन y इज गिवन। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो यहाँ पे देखना, एक बार इसको मैं 16 पॉइंट है वो गो थ्रू कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको रिग्रेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए। क्योंकि अगर आपने इसको गो थ्रू किया रहेगा ना तो आपको अच्छे से पूरा एमसीक्यू क्लिक हो जाएगा, एकदम दिमाग में आ जाएगा एमसीक्यू क्या था। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है लीनियर रिग्रेशन का, इसका मतलब होता है एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल का प्रेडिक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू नोन वेरिएबल। एक वेरिएबल दिया रहेगा, एक आपको फाइंड करना है। जो अननोन वेरिएबल होता है ना उसको बोलते हैं बेटा इनडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलेंगे, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो नॉन वेरिएबल है उसको बोलते हैं इनडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने पढ़ा रहेगा x ऑन y, मतलब x इज डिपेंडिंग ऑन y। तो जब फाइंड x होता है तो x ऑन y करते, तो x डिपेंड है y पे। तो जो अननोन है ना, जो फाइंड आउट करना है, जो अननोन है मतलब जो फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दिया हुआ रहेगा उसको बोलेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टूड, ओके। तो नोन, इंडिपेंडेंट, अननोन, डिपेंडेंट। देन आफ्टर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने होते हैं बेटा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं 2, एक BYX और एक BXY। देन रिग्रेशन इक्वेशन भी 2 होते हैं, y ऑन x एंड x ऑन y, और ये आपका इक्वेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका एक ही होता है, कौन सा, r। बेटा RXY बोलो या RYX बोलो, बात एक ही है। तो R एक ही होता है,
बट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों अलग अलग है। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी, अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक से बड़ा है तो दूसरा एक से छोटा होगा। ठीक है, दोनों एक से छोटा हो सकता है बट बोथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों? बिकॉज आर का वैल्यू है ना 1 और -1 के बीच में ही आना चाहिए। अगर आप दोनों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों अगर एक से ज़्यादा होके तो आपका जो आर निकलेगा मल्टीप्लाई करके वो ग्रेटर देन 1 निकलेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आर का लिमिटेशन 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का वैल्यू एक से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? देन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई का मॉड्यूलस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आर मॉड्यूलस, अगर 2 को उधर लेके जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछ चुका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये बेटा, दो प्रॉपर्टीज है, बहुत काम की प्रॉपर्टीज है। एक है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी, एक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी। बेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट जब भी मैं बोलूंगा तो वो होता है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जब भी बोलूंगा उसका मतलब होता है आर। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स when we are converting x into u and y into v by adding or subtracting any constant value, it is known as change of origin. And if we are multiplying and dividing original data to convert into new data, then it is called a change of scale. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर change of origin हुआ तो regression coefficient is unaffected, मतलब not change। तो क्या लिखा है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट करेगा, मतलब आपका चेंज होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ पे याद रखना, अगर समझो मैं x को कन्वर्ट कर रहा हूँ u में, कैसे x माइनस ए अपॉन सी। बेटा x माइनस ए मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड डिवाइड बाय c मतलब चेंज ऑफ स्केल। इट मीन c एंड d आर स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर से आपका चेंज हो जाएगा। तो बी वाई एक्स क्या आएगा, डी अपॉन सी बी वी यू। अब याद कैसे करोगे उसको, पहले y आया बाद में x आया, तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट वाइज रिवर्स जा रहा है। मतलब वैसे नॉर्मल देखा जाए तो पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए, x y z ऐसा होता है ना। तो y x तो यहाँ भी उल्टा हो गया, डी सी, यहाँ भी उल्टा वी यू, तो सब उल्टे उल्टे ये सब सीधे सीधे देखो x y सी डी यू वी, तो ऐसे याद रहेगा आपको। क्लियर है प्रॉपर्टी? देन R means correlation coefficient is not affected due to change of origin and change of scale, but condition ये है कि scales have same sign, scales का साइन सेम होना चाहिए। अच्छा, साइन अगर ऑपोजिट है तो R का वैल्यू तो सेम ही आएगा, R एक्स वाई बोलो कि R यू भी बोलो सेम आएगा, बट साइन का फर्क हो जाएगा। समझो R एक्स वाई दिया हुआ है 0.5, तो आर यू वी क्या होगा पता है, -0.5। अगर स्केल्स है ऑपोजिट साइन रहेंगे तो प्लस माइनस का फर्क हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, लेट सी एंड डी आर स्केल्स, स्केल्स मतलब मल्टीप्लायर। आर यू वी और आर एक्स वाई सेम कब होगा, जब सी और डी का सेम साइन होगा। मतलब आपने एक्स को यू में कन्वर्ट किया है किसी एक नंबर्स को लेके जो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके, एंड y को v में कन्वर्ट किया है नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो एक को आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, एक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। बेटा नंबर से मतलब नहीं है, आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो चलेगा, बट मैं साइन की बात कर रहा हूँ। एक को आप पॉजिटिव से करो, एक नेगेटिव को कर रहे हो, तो आपका आंसर में चेंजेस आ जाएंगे, नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। तो आर यू वी क्या आ जाएगा, -r(x(y)। ये अगर डिटेल क्लास होती तो मैं और डिटेल में पढ़ाता आपको ये। क्लियर? तो याद रखना, व्हेन सी एंड डी हैव ऑपोजिट साइन तो माइनस का फर्क आ जाएगा। अब x का x के साथ क्या रिलेशन है, तो कोरिलेशन मतलब r, x का x के साथ, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव 1, एंड x का -x के साथ पॉजिटिव तो क्या आएगा -1। याद रखना, साइन चेंज हुआ इधर तो इधर -1 आ जाएगा आपका, परफेक्ट नेगेटिव, ये परफेक्ट पॉजिटिव। अब ये देखो ऐसा एमसीक्यू है अपने पास एक, कोरिलेशन बिटवीन दिस और दिस। अच्छा, इसको u बोल सकते हैं हम लोग, इसको v बोल सकते हैं uv। तो uv का जो रिलेशन है वो आ रहा है माइनस कोरिलेशन एक्स वाई, माइनस का फर्क आ रहा है। कब होगा, जब c एंड d है ऑपोजिट इन साइन। ये आंसर लिख के आना, ठीक है, ऑपोजिट इन साइन। फिर ये बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता रहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देखो यहाँ पे y पहले x बाद में, y पहले x बाद में, या x
पहले y बाद में, x पहले y बाद में। क्लियर है कि नहीं? फिर कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और क्या है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। देन आफ्टर 15 वाला जो पॉइंट है, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर हैव ऑलवेज सेम साइन। बताया था मैंने, देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साइन सेम ही होते हैं। अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव ही होगा, साइन सेम है। जब जो दोनों के साइन है वही आर का भी साइन होगा, बस ये तीनों का साइन सेम होता है। और लास्ट पॉइंट आपका ये है, पता है आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए रहते थे और आपको पूछा रहता था कि मीन वैल्यू निकालो एक्स एंड वाई का, भला एक्स बार और वाई बार निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालते थे एक्स बार एंड वाई बार? कुछ याद आ रहा है आपको? आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, एक के नीचे दूसरा, और कट करते थे x को y को जो भी है, तो एक x को कट किया तो एक वैल्यू आया, फिर उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे दूसरे में तो दूसरा वैल्यू आता था। तो यही है अपना x बार y बार। ऐसा क्यों? कि इस प्रॉपर्टी की वजह से दो लाइन एक दूसरे को काटेगी ना, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं x बार y बार, x बार y बार। क्लियर है? ओके ठीक है, ये है अपना क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना फॉर्मूला है, बाद में देख लेंगे। अभी आपको ना एमसीक्यू देखते हैं, अपना मेन फोकस तो एमसीक्यू पे ही था ना, फोकस हटना नहीं चाहिए। चलो ध्यान देना इधर। 17 इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अब एक्स ऑन वाई बोला ना, तो एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, तो एक्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टूड? देन आफ्टर बी वाई एक्स, बी को बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड वाई एक्स का मतलब होता है वाई ऑन एक्स, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। क्लियर है ये? देन 19 बी का मतलब वही होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला देखा है, ये वाला, ये आपको याद रहेगा, दोनों का स्क्वायर कर दो। जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। क्लियर? देन बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, लिखा हुआ था यहाँ पे। तो नॉट अफेक्टेड को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। नॉट अफेक्टेड बोलो, अनअफेक्टेड बोलो, इंडिपेंडेंट बोलो, ठीक है ना, अनचेंज बोलो, बात एक ही है, इंडिपेंडेंट होता है इसका मतलब। देन आफ्टर ये देखो, अभी बताया मैंने आपको u और v, देखो x को u में कन्वर्ट किया, y को v में कन्वर्ट किया, चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया, चेंज ऑफ स्केल भी किया, तो बी वाई एक्स, ये उल्टा है ना, y पहले x बाद में, तो आप भी उल्टा लिखेंगे d अपॉन सी बी वी यू। किधर है? d अपॉन सी बी वी यू। और ये देखो, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में था। अगर बी एक्स वाई बोला तो ये सब सीधा है ना, सीधा, तो सी पहले आएगा, डी बाद में आएगा, सीधे करेंगे बी यू वी। बड़ा याद रखना पड़ेगा, यही मेमोरी टेक्निक आपको फॉलो करनी है ताकि आपको सब चीजें इजी लगे। क्लियर है? प्लीज कमेंट इफ अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कोरिलेशन बिटवीन u and v is minus correlation between x and y. There is a change of negativity. ये तभी होगा जब c and d have opposite in sign. Opposite in sign. अगर ये माइनस नहीं होता तो मैं आंसर क्या लिखता? c and d are same in sign. Understood? Now question number 24. If one regression coefficient is negative, तो other भी negative, तो r भी नेगेटिव हो जाएगा, r इज ऑल्सो लेस देन 0, कि सबका साइन तो सेम ही होता है। क्लियर? 25 x का माइनस एक्स के साथ रिलेशन, अभी मैंने थ्योरी में बताया आपको, x और माइनस एक्स रहेगा तो बेटा -1 आएगा, और x रहेगा तो आएगा 1 और -1। अच्छा, इसका अपन इधर लिखा था ना, bxy प्लस by(x) का मॉड्यूलस डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू r का मॉड्यूलस। तो जब 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा? 2 r का मॉड्यूलस। अच्छे से लिखना, r मॉड्यूलस।
ओहो, तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश हो चुका है। आई थिंक आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। बट इसका वेटेज भी कितना, तो जो लिखा था मैंने आपको स्टार्टिंग में वेटेज, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 था आपका, वो 6 मार्क्स का था, फिर 4 मार्क्स का था, और ये कितना 8 मार्क्स का था। अभी यहाँ पे है ना टाइम सीरीज, मैं वेटेज ओवरऑल बता रहा हूँ। ये जो वेटेज जो है वो एमसीक्यू का वेटेज नहीं बता रहा हूँ। एमसीक्यू तो 12 मार्क्स का ही आता है पूरा सिलेबस से, जो आपका मैथ्स 2 का है वो। अब टाइम सीरीज में कुछ चीज़ें बातें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट की। तो 4 कंपोनेंट होते हैं, सीजनल, साइक्लिकल, ट्रेंड एंड इरेगुलर। ये 4 कंपोनेंट है, कोई 5वां कंपोनेंट है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है अपने एमसीक्यू में कि कौन सा कंपोनेंट इसमें से है नहीं। तो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो आप क्या बोलोगे, सीजनल था, साइक्लिक था, ट्रेंड था, इरेगुलर था। मीन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। अंडरस्टूड। तो ये जो मैंने आपको थ्योरी नोट्स है वो अच्छे से करना है बेटा, दिमाग लगाओ मत ज़्यादा। और लगता है इसमें से एमसीक्यू आने के चांस बहुत ही कम है, कि जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ये आपका 8 मार्क्स के लिए आएगा, तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ गए। तो वैसा सीजनल, साइक्लिकल, ट्रेंड और इरेगुलर बताया। सीजनल में क्या होता है, पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर, यहाँ पे पीरियोडिक वेरिएशन होता है ईयर आफ्टर ईयर। साइक्लिकल में लॉन्ग वेव स्पेनिंग 2 और मोर ईयर। ट्रेंड का मतलब होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैटर्न। एंड इरेगुलर में इरेगुलर पैटर्न होगा। क्लियर। मॉडल 2 होते हैं, एक होता है एडिक्टिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। बेटा एडिक्टिव में क्या होता है, वी अज्यूम द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसको ये इंडिपेंडेंस होता है, ये आपका अजम्पशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे डज नॉट अज्यूम द इंडिपेंडेंस ऑफ द इट्स कंपोनेंट। एंड मेथड कितने होते हैं, 3 ही मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है ग्राफिकल मेथड, बहुत ही सिंपल होता है, बट इसमें ह्यूमन एरर के चांस ज़्यादा होता है। यहाँ पे ह्यूमन एरर अपन खुद से बनाते हैं ना ऐसा, तो यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है। बट मूविंग एवरेज क्या होता है, जो ट्रेंड वैल्यू निकालने में काम आता है। मूविंग एवरेज में हमने मेजरिंग द ट्रेंड, मूविंग एवरेज में 3 कैटेगरी था, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली, 5 ईयरली। याद आ रहा है कि नहीं, 5 ईयरली, 3 ईयरली बहुत सिंपल था, 4 ईयरली थोड़ा बहुत ट्रिकी था। फिर लीस्ट स्क्वायर, ओ हो भाई, लीस्ट स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा था सर, इसका तो क्वेश्चन हम लोग करते रहते, भूलते रहते हम लोग। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्या, लीस्ट स्क्वायर मेथड इज द कॉम्प्लिकेटेड। देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करना है, ये पूरा अपना इतने कॉलम बनेंगे, यू कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है, इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन, ये सब मैंने कवर किया थ्योरी नोट्स में, जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगा। क्लियर है। चलो वापस से आ जाते हैं हम लोग। तो ये आपने पूरा एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। अब एमसीक्यू देख लेते बेटा, यहाँ पे 27 क्वेश्चन। डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर। बेटा जो पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर रहेगा ना, वो होता है आपका सीजनल वेरिएशन करके। तो ये कंपोनेंट आपका सीजनल। अच्छा, ये जो चैप्टर टाइम सीरीज है ना, ये आपके 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में, 7 मार्क्स। तो यहाँ पे जो आएगा वो है आपका सीजनल करके, सीजनल। तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही पूरे एमसीक्यू है, आप सिर्फ इतना पढ़ लिखा भी नहीं, लॉन्ग वेव स्पेनिंग 2 और मोर ईयर, साइक्लिकल आ गया आपका। फिर देखो अप एंड डाउन मूवमेंट, तो वो क्या आएगा, अप एंड डाउन तो ट्रेंड हो जाएगा आपका। एडिटिव में मॉडल ऑफ टाइम सीरीज में क्या आएगा, अज्यूम आएगा, अज्यूम, वी अज्यूम द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट। मल्टीप्लिकेटिव में डज नॉट अज्यूम। ये सारा कवर हो चुका है। सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, सिंपलेस्ट ग्राफिकल मेथड। देन आफ्टर जो आपका द मेथड ऑफ मेजरिंग द टाइम लाइन यूजिंग ओनली एवरेज, तो एवरेज करना है तो क्या आएगा आपका, ट्रेंड आ जाएगा ना आपका, ठीक है ना, ट्रेंड ऑफ लाइन सीरीज यूजिंग ओनली एवरेजेस इज। तो जब आपका ये ट्रेंड लाइन है उसके लिए क्या आएगा, कौन सा मेथड है आपका, ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज। क्लियर है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इतना ही है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना, कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीस्ट स्क्वायर मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो याद रहेगा आपको ये, मतलब करना क्या आपको पता है, सिर्फ इसको पढ़ना है। ये पढ़ेंगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा एमसीक्यू। और ये 7 मार्क्स के लिए आ रहे थे, तो 2 क्वेश्चन आ गए, एक 4 मार्क्स के लिए समझो लीस्ट स्क्वायर मेथड आ गया, और 3 मार्क्स के लिए समझो मूविंग एवरेज आ गया। तो इसमें से तो एमसीक्यू आता ही नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। चैप्टर नंबर 4 में आपको ये स्टार 1, 2, 3 इतना आप पढ़ के चले जाओ,
आ गया तो आपका 1 मार्क्स जाने वाला नहीं किधर, ये गारंटी है। क्लियर है कि नहीं कि ये 7 मार्क्स का ही वेटेज है। और इसका जो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो आता है ना कभी कभी, तो वो 4 मार्क्स का ही आएगा। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं लो, 3 + 3 + 1, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे देंगे और एक आपका एमसीक्यू आ जाएगा, तो फिर आपका एमसीक्यू आएगा। अगर 2 ही क्वेश्चन डाला इन्होंने, एक 4 एक 3 का, तो फिर एमसीक्यू बनता ही नहीं है। तो ऐसे ही लोग क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पढ़ना, टाइम सीरीज खत्म। उसके बाद अच्छा ये और है, द फर्स्ट स्टेप इन टाइम सीरीज क्या था? फर्स्ट स्टेप टाइम सीरीज का डेटा को प्लॉट करना ग्राफ में। ये प्राइमरी रहता है कि पहले ग्राफ बनाओ, डेटा प्लॉट करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या मूविंग एवरेज वगैरह है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लॉट करना है डेटा। देन मूविंग एवरेज आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग। बेटा मूविंग एवरेज जो होता है 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, वहां पे अपन ट्रेंड कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं। अंडरस्टूड? एंड ओवरऑल अपवर्ड डाउनवर्ड पैटर्न, अपवर्ड भी है डाउनवर्ड पैटर्न भी ऑफ एनुअल टाइम सीरीज, जो ट्रेंडी होएगा ना अपना। अच्छा, वुड बी कंटेन इन विच कंपोनेंट ऑफ द टाइम, अच्छा ट्रेंड। तो आपका बन रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब भी ऐसा आया अपवर्ड डाउनवर्ड, तो आप समझना ट्रेंड ही आएगा इसका आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, इंडेक्स नंबर। बेटा इंडेक्स नंबर में ना जितने भी एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, ये पूरे के पूरे आपके फॉर्मूला बेस है। तो आपको फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए। एक बेसिक फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का याद रखना बेटा। इंडेक्स नंबर निकालना, फॉर एग्जांपल प्राइस इंडेक्स नंबर P01, वो है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। याद रखना, ऊपर रहेगा P1, नीचे रहेगा P0। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर। बेटा बेस ईयर मतलब बेसमेंट नीचे रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ऊपर आएगा 1। एंड 0 1 का मतलब होता है 1 on 0, 1 on 0। बेटा इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अच्छा, इसमें ये बेसिक फॉर्मूला वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर सपोज आपको लेस पेस का फॉर्मूला पूछा, तो लेस पेस में ऐसा होगा कि यहाँ पे Q0 आ जाएगा। ठीक है, तो Q0 आ गया तो क्या बन गया? लेस पेस। तो लेस पेस फोकस ऑन बेस ईयर क्वांटिटी। अगर आपको पाचेस का फॉर्मूला पूछा, तो यहाँ पे ना यहाँ पे आ जाएगा Q1। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ Q1 इधर आ जाएगा, तो बन गया पाचेस फॉर्मूला। देन डॉर्बिस बाउली, तो बेटा डॉर्बिस बाउली का जो फॉर्मूला है DB करके, वो है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स प्लस पाशेस डिवाइड बाय 2, मीन्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन लेस पेयर्स एंड पाशेस। और जो फिशर है, फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लेस पेयर्स एंड पाशेस। तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये दिमाग में आपको रखना है। यहां तक क्लियर है बेटा? ये आपका इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, और भी है आपका मार्शल, एजवर्थ, वॉल्स, सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। तो ये चैप्टर के एमसीक्यू आप कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये था आपका लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर बेटा ऐसा आ गया कि लेस पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो क्या करोगे? अगर लेस पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आ गया, तो आपको क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला ऐसा है कि जहां पर P है ना, P, वहां पे बन जाएगा Q। तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 था ना, तो उधर क्या आएगा? समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0। ठीक है, यहाँ पे Q0 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा P1 एंड P1 इंटू 100। ठीक है, सॉरी Q0 ना, तो P0 आ जाएगा। मतलब आपको Q के प्लेस पे क्या करना है? P करना है। तो यह आपका आ गया कि लेस पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो बेटा पूरा फॉर्मूला बेस है, इंडेक्स नंबर, एमसीक्यू कराने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटा ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? इसमें आपको है ना एक मैक्सिमैक्स का क्वेश्चन आता है, एक मिनिमैक्स का क्वेश्चन आता है। इसमें 6.1 एक्सरसाइज है एंड 6.2। 6.1 में हम लोग ने क्या किया था बेटा? 6.1 में हम लोग ने फॉर्मुलेट एलपीपी, हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेट करना था, फॉर्मुलेट एलपीपी। और ये वाला था अपना, वो है सॉल्व ग्राफिकली। अब इन दोनों में
एमसीक्यू देखो क्या आता है। अच्छा एक चीज याद रखना इसमें, मैक्सिमाइज हुआ, समझो मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज का सिंबल होता है बेटा ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट के लिए ये सिंबल आ जाएगा, एटमोस्ट बोलो या फिर अप टू बोलो। और मैक्सिमाइज किसका करते हैं हम हमेशा, प्रॉफिट का करते हैं, प्रॉफिट वाला। दूसरी बात याद रखना कि समझो आपको मिनिमाइज का क्वेश्चन आया, मिनिमाइज, तो मिनिमाइज में आएगा ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, और मिनिमम के क्वेश्चन में आपको कॉस्ट वाला मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो कॉस्ट क्या आ जाएगा, मिनिमम, एंड प्रॉफिट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ये आपको बेसिक याद रखना है। अब इसका एमसीक्यू देखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो 37 तक हुआ था अपना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज ए कंस्ट्रेंट, ए फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। यस, ऑप्शन बी, ये आपका फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए आपका एलपीपी, इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि फंक्शन को या तो मिनिमाइज करना या फिर क्या करना, मैक्सिमाइज करना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, ऑल इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर इतना 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 इतना। बेटा कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, समझो लाइन भी आपने ड्रॉ कर दी, 2 लाइन ड्रॉ कर दी, ये समझो फिजिबल रीजन है ये वाला। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट क्या होएगा बेटा, दिस आर द कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन का। तो कैसे जो कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है 0 0, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है 0,0, तो ये 4 पॉइंट दिए हुए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। तो हमें क्या करना है पता है, इसमें ना इसमें वैल्यू पुट करना है। अगर आप 0 0 इसमें पुट करोगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो आंसर आएगा 0। तो एक आंसर आपको मिला कितना, 0। दूसरा, अगर आप 3 0 इसमें पुट करोगे तो 4 3 जा कितना 12, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो 12 आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 और 1 पुट करो तो 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, 8 और 5 13 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब इसी में आपको 0 7/3 पुट करना है, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 7 जा कितना होता है 35/3। तो ये चारों वैल्यू आ रहा है, और आपको ये वैल्यू दिख रहा है, इधर 13 भी दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, 35/2 भी दिख रहा है, 12, चारों वैल्यू दिख रहा है। बट वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ना। अब बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। ये आप सॉल्व करोगे 35/2 ना, तो ये आएगा 17.5। ये क्या आएगा बेटा 17.5। तो 17.5 सबसे बड़ा हुआ ना अमंग दी 4। क्लियर है कि नहीं। और वो वैल्यू इतना होना चाहिए। समझो आपको एक और ऑप्शन दिया होता, समझो यहाँ पे 12 नहीं दिया होता, समझो यहाँ पे दिया होता 100 फॉर एग्जाम्पल, तो 100 लिख के मत आना, क्योंकि 100 तो वैल्यू आ ही नहीं रहा है ना अपना, वो वैल्यू आना भी चाहिए कॉर्नर पॉइंट से। तो पहले आप कॉर्नर पॉइंट निकालो, इस कॉर्नर पॉइंट में व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू इज द 35/2, सॉरी 3 कैसे आ गया, ओके 7/3 था ना, 35/3 है इधर, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये आंसर नहीं आएगा बेटा, ये आंसर नहीं आएगा। देन 13 इज द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 35/3 आना चाहिए, यहाँ पे 35/3 है, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 या 11 पॉइंट, हाँ 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 13 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे इसको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 40, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 5x + 3y सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस। अब यहाँ पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इधर भी गलत छपा, ये लेस देन इक्वल टू, ये भी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर है। हम क्या करेंगे पता है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। आपने सम सॉल्व किए रहेंगे, कैसे निकालते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे। अब इक्वेशन प्लॉट करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो शॉर्टकट यही रहेगा, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो आपको इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6x + 10y इक्वल्स टू 15 2 जा 30। उसके बाद में इक्वेशन 2 में क्या करना है अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25
प्लस 5 टू जा 10y और 5 10 जा कितना 50। क्लियर। अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 6 कितना होएगा, तो माइनस 19x, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा माइनस 20। 30 माइनस 50 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 20। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 20/19। 20/19 आ जाएगा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा y में, तो आपको x और y का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 6x प्लस, इसमें मत पुट करो, छोटा इक्वेशन ले लो, कौन सा, ये वाला ही ले लो, ये वाला ले लो 5x वाला। तो 5x प्लस 2y इक्वस टू 10। x के प्लेस पे क्या रखना है बेटा, 20/19। तो 2y इक्वस टू क्या आएगा 10, ये कितना होएगा 25 जा 100, तो माइनस 100/19। तो 2y इक्वस टू क्रॉस मल्टीप्लाई 190 माइनस 100/19, तो 2y इक्वस टू 90 डिवाइड बाय 90। फिर ये 2 कैंसिल होगा इससे बेटा, 45 आ जाएगा। तो y इक्वस टू 45/19। तो x और y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z इक्वस टू 5x प्लस 3y, substitute the value of x and y. X is 45 divided by 19 and y is x is 20/19. 45/19. 25 जा 100, 100/19 plus 45 3 जा 5 3 जा 15, 5 carry 1, 4 3 जा 12, 1 13, 19, 235/19। बेटा क्या करें, लेंदी है तो क्या करें, कुछ कोई क्वेश्चन तो लेंदी होते ही हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 41, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर इतना इतना इतना, देन द मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो पहले ये पुट करो, इधर क्या आएगा 0, इधर पुट करो 0, 10 इंटू 2 कितना आएगा 20, एक वैल्यू 20 आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये पुट करो 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, 6 और 4 कितना होता है 10। उसके बाद ये पुट करो यहाँ पे 4 0, 4 3 जा 12, ये 0, तो क्या आ जाएगा 12 42। ओके, अरे क्या कर रहा हूँ 42 में, हाँ यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो आपका मिनिमम वैल्यू आ रहा है इधर 10 मिनिमम वैल्यू आ रहा है। ये कौन सा पॉइंट लिया था अपन ने 2 2, ये 2 2 से आया था ना आपका 10, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए 2,2। जब 2 और 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा मिनिमम। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। नाउ 42। अब 42 में आपने ग्राफ पढ़ा रहेगा, इस ग्राफ में x और y है या 0 या 1 2 3, पॉजिटिव वैल्यू आता है 1 2 3 पॉजिटिव, या आता है -1 -2, -1 -2। तो इन दोनों में पॉजिटिव आता है, x एक्सिस भी पॉजिटिव, y एक्सिस भी पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ये। अब क्या बोला यहाँ पे, ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन, अच्छा ये दोनों सेम आ गया ना, तो यहाँ पे बेटा ऐसा होना चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर है, ठीक है ना। x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, बोथ आर नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव किधर आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन
एट द कॉर्नर पॉइंट, यहां पे आएगा कॉर्नर पॉइंट से देखते हैं अपन, फिजिबल रीजन है ना, उसका कॉर्नर पॉइंट देखा जाता है। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द y इज लेस देन इक्वल टू 0, तो y लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो यहां पर भी y नेगेटिव है, इधर ही y नेगेटिव है। तो थर्ड एंड फोर्थ इन बोथ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ y इज नेगेटिव। ओके, तो यहां पे आएगा इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, याद देखो पॉजिटिव पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी सही था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ना, एक्स क्या नेगेटिव पॉजिटिव, सही है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है ना। तो आपका y किस में नेगेटिव है, देखो इधर y नेगेटिव है और यहाँ पे y नेगेटिव है, तो थर्ड एंड फोर्थ में y इज नेगेटिव, क्लियर है ये। देन असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, बेटा ये वाला चैप्टर जो टोटल 9 मार्क्स कवर कर रहा है, तो ये 9 मार्क्स कवर कर रहा है। इसका मेरे पास एमसीक्यू का मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, उससे करेंगे, बहुत इजी गिरेगा आपको ये। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, ध्यान देना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग वाला केस है 7.1 एंड 7.2। 7.1 जो है आपका, वो है आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें आपको देखो चेक करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैक्सिमाइज का है कि मिनिमाइज का है। अगर समझो वो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करते थे। कैसे कन्वर्ट करते थे कि जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से सबको माइनस करते थे हम लोग। फिर एक और देखते थे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज बैलेंस, इफ नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन अनबैलेंस। तो बेटा अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस बनाते थे बाय इंट्रोड्यूसिंग द डमी रो एंड कॉलम एज द केस मे बी। हियर असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस। इसको अपन बैलेंस कब बोल सकते हैं, देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम को अपन बैलेंस कब बोलेंगे, जब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। यहां तक क्लियर है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन आफ्टर सेकेंड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये जो आप मेथड फॉलो करते हो 7.1 में उसको बोलते हैं हलग्रीन मेथड। अब हलग्रीन मेथड में अगर समझो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे कि सब हाईएस्ट नंबर में से सबको माइनस करेंगे, उसको बोलते हैं आपने प्रॉफिट को कन्वर्ट किया अपॉर्चुनिटी लॉस में। तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्वर्टिंग ऑल द प्रॉफिट टू द अपॉर्चुनिटी लॉसेस। अंडरस्टूड। देन आफ्टर सीक्वेंसिंग वाला प्रॉब्लम अपन ने देखा था जो 7.2 था, 2 मशीन वाला प्रॉब्लम था एंड 3 मशीन वाला प्रॉब्लम था। बेटा उसमें क्या होता है कि आपको है ना इलेप्स टाइम को मिनिमाइज करना है और जो आइडल टाइम है वेस्टेज टाइम उसको मिनिमाइज करना है। तो इसका मकसद क्या रहता है इन सीक्वेंसिंग में, जॉब सीक्वेंसिंग में जॉब सीक्वेंसिंग, कौन सा जॉब पहले करना चाहिए। तो टारगेट ये है कि वन दैट मिनिमाइज द इलेप्स टाइम एंड आइडल टाइम। तो इसका आंसर आएगा बोथ, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बोथ करके आ जाएगा, ठीक है। देन ये लिखना सी, वी ट्राई टू मिनिमाइज बोथ इलेप्स टाइम एंड आइडल टाइम। अब मैं आपको है ना जॉब सीक्वेंस निकालना सिखाता हूं, ध्यान देना यहां पे। इफ जॉब ए टू डी, आपको जॉब नंबर दिया है ए से लेके डी तक, ए टू डी, ए B, C, D, 4 are job. Then time given for machine A, फर्स्ट मशीन का टाइम दिया हुआ है 5, 6, 8, 4 एंड जो सेकेंड मशीन का टाइम दिया हुआ है 4, 7, 9, 10। अब मशीन 1 एंड मशीन 2 दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे अपने को जॉब निकालने, कितने जॉब है, 4 जॉब है, तो आपको इधर टोटल 4 बॉक्स बनाना है बेटा, 1, 2, 3, 4। अब इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर ये 4,
ये फोर्स सेकेंड मशीन से बिलोंग कर रहा है। अगर सेकेंड मशीन से बिलोंग कर रहा है ना, तो उसको अपन राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो जो आपका ए है, ए को यहाँ पे लिखेंगे राइट में, और ये फोर आपका फर्स्ट मशीन से बिलोंग कर रहा है, तो डी लिखेंगे अपन स्टार्टिंग में यहाँ पे, डी लेफ्ट टू राइट। तो जो सेकेंड से काम बिलोंग करेगा तो उसका जॉब नंबरिंग आपको राइट टू लेफ्ट करना है, और जो फर्स्ट मशीन से बिलोंग करेगा उसको लेफ्ट टू राइट। तो मिनिमम वैल्यू देखना पड़ता है अपने को। तो आपका ए और डी हो गया, और आप ऑप्शन देख सकते हो डी ए, ये आपका इसमें ही है ऑप्शन बी में। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन बी में आपका रहेगा, तो पूरा करने की जरूरत नहीं, और आपको जॉब सीक्वेंसिंग निकालने तो आता ही है। ओके, देन आफ्टर 3 मशीन वाला प्रॉब्लम में N5 जॉब वाला है। द लिस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ABCR इतना, एंड हाईएस्ट जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना दिया हुआ है तीनों मशीन का। तो इसमें ये बोला है कि कौन सा सीक्वेंस बेस्ट रहेगा, ऑर्डर क्या सही रहेगा, ये या ये। अब आपने पढ़ा रहेगा कि 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ना आपको दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? कि मिनिमम वैल्यू इन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम इन बी, एंड दूसरा मिनिमम वैल्यू इन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इन बी। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आइदर दिस और दिस। तो अपन 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं जॉब सीक्वेंस निकालने के लिए, और इसमें ऑर्डर होना चाहिए ए बी सी वाला। ठीक है, अब अपने पास 3 मशीन है ए बी सी, इन तीनों मशीन का आपको मिनिमम वैल्यू भी दिया हुआ है एंड मैक्सिमम वैल्यू भी दिया हुआ है। बेटा मिनिमम वैल्यू क्या दिया हुआ है इसका? 513 एंड मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 957। इफ सीक्वेंस आर ए बी सी ना, देन कंडीशन इज दैट कि मिनिमम इन ए, दिस इज द मिनिमम इन ए एंड मिनिमम इन सी, एंड मैक्सिमम ऑफ बी, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ बी। बी का मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो कंपेयर करो, इज मिनिमम ए इज ग्रेटर देन मैक्सिमम बी? यस, मैच हो रहा है ना, इक्वल टू। तो ए बी सी वाले ऑर्डर में रहेगा ना, ए वाले में, तो आपका मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। अब पहला ऑप्शन क्या दिया? बी ए सी। अगर मैं ऐसा लिखूं इसको बी ए सी करके, तो आपको मिडल वाले का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। ऐसे ही ना सीक्वेंस में, अगर ये सीक्वेंस में रहेगा तो आपको जो मिडल वाला है उसका मैक्सिमम ढूंढना पड़ता है। तो ए का मैक्सिमम क्या दिया हुआ है? 9, एंड बाकी फर्स्ट एंड लास्ट का क्या ढूंढना है? मिनिमम। तो बी का मिनिमम 1 है और सी का मिनिमम 3 है। बोलो इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है इक्वल, तो ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता। अच्छा, इस ऑर्डर में होता तो सी बी ए में, तो मिडिल वाले का क्या देखना रहता है? मैक्सिमम 5, और सी का मिनिमम कितना? 3, ए का मिनिमम कितना? 5। बेटा इसमें भी देखो मैच हो रहा है कि मिनिमम ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर आना चाहिए बोथ बी एंड सी, बट आपके बुक में बी ही दिया हुआ है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो या तो ये ऑप्शन नहीं देंगे ये लोग, यही देंगे। अगर ये दोनों दिया रहेगा तो फिर आपको बोथ लिख के आना है, और समझो उन्होंने गलती की है तो फिर आप भी बी लिख के आ जाना। अगर सेम क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में दे दिया तो आप भी एग्जाम में बी लिख के आ जाना। ठीक है, पहले ये आया तो सही है कि 2-2 तो टिक मार्क नहीं कर सकते ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, तो जो पहले आया वो अपना आंसर है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्लियर है, ये आपको लिमिट पता होना चाहिए, करवाया हुआ था आपने सम में। ठीक है, सम के साथ पूरा हो चुका था। फिर ये भी आपको याद रखना है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि कोई भी कितने सीक्वेंस होंगे तो उसका आएगा n फैक्टोरियल रेज टू m। ऑप्शन डी इज करेक्ट, n फैक्टोरियल रेज टू m। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, सीक्वेंस निकालने के लिए। पक्का? चलो, अब मैंने इसमें ना आपको ट्रू फॉल्स भी बता दिया है। अब ट्रू फॉल्स में क्या देखो, टू कन्वर्ट द असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। गलत बेटा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट थोड़ी लेते, आपको मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हाईएस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा अपना? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपन हाईएस्ट वैल्यू को माइनस करते थे, स्मॉलेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू इज द मैट्रिक्स डिडक्टेड फ्रॉम द ऑल द एलिमेंट्स।
तो ये फॉल्स है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या लिखा हुआ है, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, कॉलम ज्यादा है रो कम है, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द रो। क्या क्या लिखा है, डमी कॉलम इज एडेड, रॉन्ग, डमी रो इज एडेड विथ जीरो कॉस्ट। तो यहां पे ये भी फॉल्स हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। वन मशीन वन जॉब इज नॉट एन अजम्पशन इन सॉल्विंग द सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम। बेटा सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम में आपका एक एजम्पशन होता है कि एक मशीन को एक यूनिक जॉब मिलना चाहिए, सबको अपना अपना जॉब मिलेगा, ठीक है कि नहीं, तो ये आपका अजम्पशन होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है, नॉट वर्ड नहीं आएगा, इट इज एन अजम्पशन ऑफ टू फाइंड द सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम। फिल इन द ब्लैंक्स, द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब इंक्लूडिंग द आइडल टाइम, जो टोटल प्रोसेस टाइम है उसकी बात हो रही है, इन पर्टिकुलर ऑर्डर बाय द गिवन सेट ऑफ मशीन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे टोटल इलेप्स टाइम। टोटल कितना टाइम लगेगा वो इसको बोला जाएगा, क्लियर। देन आफ्टर द टाइम फॉर विच द मशीन जे डज नॉट हैव ए जॉब टू प्रोसेस टू स्टार्ट द जॉब आई, मतलब एक को वेट करना पड़ेगा दूसरे के लिए कि वो स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो मशीन पे काम ना हो। जैसे पहले मशीन ए पे काम होता है फिर मशीन बी पे काम होगा, मशीन ए पे काम चल रहा है और समझो इसका काम पहले हो गया तो उसको वेट करना पड़ेगा मशीन ए के लिए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइडल टाइम, इसको बोलेंगे बेटा आइडल टाइम, आइडल टाइम, ठीक है, अच्छे से लिखना है स्पेलिंग के साथ, आइडल टाइम। देन लास्ट है ये, व्हेन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल, क्या बोलेंगे, मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहां पे अपना ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी सारा एमसीक्यू खत्म हुआ, क्लियर है बेटा। असाइनमेंट प्रॉब्लम का अपने पास नोट्स भी है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो ये नोट्स, ये वाला पूरे स्टेप्स मैंने लिखे हुए, पूरे स्टेप्स कि हाउ टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम, क्या क्या होना चाहिए, देयर शुड बी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, चेक द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, आप देख सकते हो पूरा अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है मैंने, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद मैंने 7.2 के लिए भी नोट्स बनाया हुआ है जो आपका 2 मशीनरी एंड 3 मशीनरी वाला प्रॉब्लम है, तो उससे क्या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो मार्केट में एकदम डर बिठा दिया है कि सर ये प्रोबेबिलिटी करके है, ये पल्ले ही नहीं पड़ता, तो देख लेते हैं क्या है। 11 मार्क्स के लिए आने वाला आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इसमें एमसीक्यू भर भर के आ सकता है, इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। इसका अगर समझो 11 मार्क्स का वेटेज है तो 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल आएंगे। अब वो 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, समझो 3 और 3 मार्क्स के लिए आया तो 3, 6 और 9, तो फिर 3 क्वेश्चन दे देंगे वो लोग, या फिर 2 क्वेश्चन देंगे, एक समझो 4 मार्क्स के लिए, एक 3 मार्क्स के लिए दे दिया, यहाँ पर दोनों अगर 4 मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं तो क्या हो गया 8 मार्क्स के लिए, तो 9, 10, 11, फिर 3 मार्क्स एमसीक्यू आ सकता है। तो बेटा इस चैप्टर से एमसीक्यू का वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब आपको मिनिमम 3 मार्क्स का एमसीक्यू तो ये चैप्टर से आएगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, मिनिमम, तो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आपका इस चैप्टर से आएगा। अब इसको समझने के लिए आपको रैंडम वेरिएबल समझना है, क्या होता है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे आप कॉइन टॉस करते हो, डाइस को थ्रो करते हो, वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम वेरिएबल, ये 2 होता है अपने पास रैंडम वेरिएबल, जो एक्सपेरिमेंट से डेटा निकल के आते हैं ना, वो होता है वेरिएबल। जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, सब नंबर्स आ रहे हैं ना, ठीक है ना। अच्छा 3 बार डाई मैंने थ्रो किया तो 3 बार 6 आ सकता है,
तो 1 टाइम भी 6 आ सकता है, 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, ठीक है ना। ये सब होता है वेरिएबल आपका। तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट, ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। ये होता है काउंटेबल और ये होता है मेजरेबल। समझो अच्छे से। काउंटेबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, कितने स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो कितने बैठे, या तो 0 बैठा है या 1 2 3 4 5, तो सारे इंटीजर में आएंगे। क्या डेसिमल में आते हैं क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? नहीं आते। तो जो इंटीजर में आएगा वो आएगा आपका काउंटेबल, ठीक है, डिस्क्रीट बोलेंगे उसको। और जो डेसिमल में आता है, जैसे टेम्परेचर की बात करता हूँ मैं, रूम टेम्परेचर, वो आपका डेसिमल में भी जाता है, 18.2, 25, 25.3, तो ये आपके डेसिमल में भी आता है, वो होता है कंटिन्यूअस, कीप ऑन चेंजिंग, तो वो आएगा मेजरेबल। तो ये 2 याद रखना आप, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस में देखो अपन वो निकालते थे, कौन सा, इंटीग्रेशन वाला, 8.2 वाला, 8.2 है ना, आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2, वो आपका कंटिन्यूअस के बेस पे था। और यहाँ पे आपको 8.3 एंड 8.4 आएगा, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ना बाइनोमियल एंड पॉइजन जो इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल एंड पॉइजन, ठीक है। इसमें याद रखना मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में एनपी, एंड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में एनपीक्यू। वैसे पॉइजन में है ना, मीन बोलो या वेरिएंस बोलो, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, एन इंटू पी। यहां पे मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, ये भी एमसीक्यू में आता है बेटा, क्योंकि क्यू का वैल्यू डेसिमल में होता है। कोई भी डेसिमल वैल्यू एनपी से मल्टीप्लाई होगा तो छोटा हो जाएगा और एनपी बड़ा रहेगा फिर, तो मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। बाकी फॉर्मूला भी आपको बाइनोमियल के एंड पॉइजन को याद रखना पड़ेगा। बेटा बाइनोमियल का फॉर्मूला मैंने याद करवाया था आपको, पता है, NCX(P)(n-x). एंड पॉइजन का फॉर्मूला कैसे याद करवाया था, उठा उठा के पटक रहे थे। सोचो, जिसका सोच नेगेटिव है उसको उठाया, e⁻m, m को जैसे ही पटका सोच इसका पॉजिटिव हो गया, फिर x को उठाया, फिर x को जैसे ही पटका वो पाताल में चला गया, x फैक्टोरियल। तो e⁻m इंटू m⁻x फैक्टोरियल। ये आपने सब थ्योरी नोट्स में किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन देखना बेटा, इसका क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। ट्रिक भी बताने वाला हूं आपको इस चैप्टर में। थोड़ा सा 5-10 मिनट और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 43 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, x फॉलोज बाइनोमियल, b मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके 2 पैरामीटर होते हैं n एंड p। तो जो ब्रैकेट में दिया है ना वो पैरामीटर होते हैं n, p, ऐसा लिखते हैं, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर n, p। तो बेटा n का वैल्यू 20 है, p का वैल्यू 1/10 है। तो ex का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जिसका मतलब होता है मीन। मीन का फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल इज n इंटू p, n is 20 and p is 1/10, 0 0 gets cancelled, तो आंसर इज 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, देन 44, मीन एंड वेरिएंस बोथ आर m, मीन इक्वल टू वेरिएंस, ये ऑलवेज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, अभी लिखा था इसमें। देन मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन बड़ा है वेरिएंस से, वो आएगा बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अंडरस्टूड। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 46, अभी यहां ध्यान देना, बहुत ही अच्छा है। आपने एक्सरसाइज 8.2 देखा रहेगा, उसमें मैथ्स 1 वाला कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन वाला। तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा CDF, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उस केस में ध्यान रखना ये जो कैपिटल F है, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं आपको क्या है। x का वैल्यू 0 से लेके 4 तक रहेगा तो ये इक्वेशन फॉलो करना है, और x का वैल्यू इसके अलावा रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। अब मुझे ये बताओ कि ये CDF पहले होता क्या है। क्या आपने बचपन में फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सुना था?
एफ और सी एफ, सब जो एफ दिया हुआ है 2 3 9 5 1, तो सी एफ कैसे निकालते थे बेटा, इसको यहाँ लिखते थे, फिर 2 + 3 5, याद आ रहा है, 5 + 9 14, 14 + 5 19, 19 + 1 20, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो वही जो ना सी एफ, इस सी एफ को ही बोलते हैं बेटा सी डी एफ, सी डी एफ। एक और चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया रहेगा, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखोगे, अब जो ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, समझो 0.3 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, फिर यहाँ समझो दिया हुआ है 0.12, 0.1 ये और 0.6, ये हो सकता है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को प्लस करके देखो, 6 1 7 और 3 10, मतलब 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है ना हमेशा उसका टोटल 1 होता है। बट अगर मैं इसके आगे एफ ऑफ एक्स लिखूँ, एफ ऑफ एक्स, अब ना एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि 0.3 का 0.3, ये प्लस ये कितना होगा 0.4, ये प्लस ये कितना होगा 1, तो लास्ट वाला वैल्यू ऑलवेज 1 होगा इसमें, एफ ऑफ एक्स। तो जब भी कैपिटल एफ 5 बोला, 5 मतलब इसके आगे का वैल्यू है ना, पूरे के 0 1 2 3 4 के आगे का वैल्यू है, तो जब भी आगे का वैल्यू पूछेगा ना तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा, दिमाग में डाल दो। समझो यहाँ पे ऐसा पूछता एफ ऑफ 4, तो ये भी लास्ट वैल्यू एफ ऑफ 4, तो भी आंसर 1 ही आता, एफ ऑफ 4 भी आंसर 1 ही आएगा, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिखो आगे, आंसर क्या आएगा ऑलवेज 1। बस सपोज इसके पहले का वाला वैल्यू होता, मतलब ऐसा पूछते हैं एफ ऑफ -1, इसके पहले मतलब मिनिमम वाला, तो आंसर आएगा 0। क्या आएगा आंसर 0। यही आपको इसमें ट्रिक था। यहाँ देख सकते हो x की वैल्यू -2 -1 0 1 2, अगर यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछते कैपिटल एफ तो आंसर आता 1, एफ ऑफ 3 की वैल्यू पूछते तो भी 1 आता, पर इसके पहले की वैल्यू पूछा -2 के पहले -3 ना, तो आंसर आएगा 0। आया समझ में। कुछ सॉल्व नहीं करना है बेटा, कुछ सॉल्व नहीं करना है, इस ट्रिक से आपको फॉलो करना है। देखो ये 48 देख लो, क्या पूछा यहाँ पे, x की वैल्यू 1 2 3 है और f ऑफ 4 पूछ रहे, तो आगे की वैल्यू पूछ रहे, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी यहाँ पे क्या पूछा आपने को, f ऑफ -1, मतलब इसके पहले की वैल्यू पूछी है -1, तो ये f ऑफ -1 इसके आ जाएगा 0। अंडरस्टूड, पक्का, ये है प्रोबेबिलिटी। क्या इतना डर बैठा के रखा हुआ आप लोग ने। See here, क्वेश्चन नंबर 50, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं रैंडम वेरिएबल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है काउंटिंग, ये काउंटिंग से पता लगाते हैं, ठीक है, और एक कंटिन्यूअस क्या आएगा, मेजरमेंट, मेजरिंग होता है तो क्या आएगा बाय मेजरमेंट, तो मेजरमेंट करोगे तो क्या आएगा कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट के लिए काउंटिंग एंड कंटिन्यूअस के लिए मेजरमेंट। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इज वेरी लार्ज, n बहुत ज़्यादा है, मतलब समझो मैंने कॉइन टॉस किया 100 टाइम्स, बेटा आप 100 टाइम्स कॉइन टॉस कर रहे हो और मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सब में हेड आना चाहिए, क्या आएगा, क्या बहुत टाइम लग जाएगा, सक्सेस रेट तो बहुत ही 0 के बराबर है, नो सक्सेस रेट। तो लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ p इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो n इंटू पी, मीन का वैल्यू तो np होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें पॉइजन, जहर खा लो जहर। जब ज़्यादा टाइम एक्सपेरिमेंट करोगे तो सक्सेस रेट बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसके लिए पॉइजन इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो क्या आएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड। अंडरस्टूड। ये वाला 52, x इज द नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर मोस्ट फेस व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन। आपने फेयर डाई थ्रो किया, आपको मीन फाइंड करना है, आपने एक सिंगल फेयर डाई थ्रो किया और आपको क्या चाहिए पता है, x इज द नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर मोस्ट फेस। तो बेटा अपर मोस्ट फेस में क्या क्या आ सकता है, अगर आप सिंगल डाई थ्रो करोगे, समझो ये लूडो वाला डाइस है, ये आपने थ्रो किया, तो ऊपर वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, और उसके आने का चांसेस क्या है, ऑल हैव इक्वल चांसेस, 1 आउट ऑफ 6 1 आउट ऑफ 6 1 आउट ऑफ 6 1 आउट ऑफ 6, सब एक एक बार आ सकते हैं ना आउट ऑफ 6। तो
तो आपको मीन पूछा है, ई एक्स मतलब मीन, मीन का फॉर्मूला बेटा एन इंटू पी, तो एन इंटू पी करना पड़ेगा। और एक और फॉर्मूला बेटा मीन का, एक और कौन सा फॉर्मूला मीन का, समेशन एक्स इंटू पी। दो फॉर्मूला में देखा रहेगा, एक्सरसाइज 8.1 में ये वाला फॉर्मूला था, और जब आप बाइनोमियल पॉइजन पढ़ते थे तो उसमें ये वाला फॉर्मूला था मीन का। अगर मैं एक्स इंटू पी करूँ, एक्स और पी, और उसका टोटल करूँ, देखते क्या आता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, प्लस करो, ये कितना आ रहा है, 6 और 5 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 21/6 मतलब 21 मतलब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, बेटा 3.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.5। तो बेटा इसका वैल्यू कितना आएगा, 3.5। तो यहां पे अपने को है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, समेशन एक्स पी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एन और पी करके मतलब नहीं, यहाँ पे इस तरीके से करोगे आपका फटाफट हो जाएगा ये। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। अगर आपने दो फेयर डाई रोल किया हुआ है तो अभी आपको क्या करना है कि सम ऑफ द टू नंबर्स, बेटा याद रखना है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं यहाँ पे, एक्स और पी ऑफ एक्स, सम कितना आ सकता है मिनिमम। अगर आप दो डाई को थ्रो करते हो, दो डाई को थ्रो करते हो, ठीक है, तो समझो यहाँ पे आ गया 1, इधर 1, तो मिनिमम सम मतलब एडिशन 2 आ सकता है, तो यहाँ पे 2 आ सकता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमम 12 आ सकता है, 12 तक जा सकता है कि 6 और 6 आ गया तो 12 आ सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो 2 आने के चांस ऐसा देखो शॉर्टकट में, 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा 5 4 3 2 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 36, कि दो डाई थ्रो करेंगे तो डिवाइड बाय 36 आएगा। अच्छा ये 1 कौन सा है पता है, 1 ये 1 ये वाला है, 1,1, देखो ये इसका एडिशन 2 होगा, और लास्ट में 1 कौन सा है पता है, 6,6, ये वाला 1 है। 12 आने के चांस एक ही हो सकता है, 6,6, 2 आने का चांस, 3 आने का चांस 2 हो सकता है, कैसा, एक 1,2 और 2,1, देखो इन दोनों में एडिशन 3 हो रहा है, तो ऐसे मैंने बनाया हुआ है। तो याद कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब इन दोनों का क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई कर देना है, फिर टोटल कर देना है। क्लियर है कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका। करे 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 10 3 जा 30, 11 का 22, 12 1 जा 12, ये सबको प्लस करो, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 36, 6 to 8 10 12 2 252 डिवाइड बाय 36। ओके, तो 6 के टेबल में आएगा, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, बेटा आंसर आएगा 7 आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है अपने को, पक्का। तो इस तरीके से करना है अपने को ये वाला। अभी ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सर आपने बोला था कि f(2) आया तो 1 लिख के आ जाने का, और f(-1) के पहले का वैल्यू आया तो क्या लिख के आ जाने का, 0 लिख के आ गया। बट ये तो इन बिटवीन आया, -1 और 2 के बीच में 1 आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस डेटा है तो इंटीग्रेशन वाला फॉलो होगा। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, f(1) ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम क्या -1, तो -1 यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम 1 आ जाएगा, ठीक है, ये इसको ऊपर लिखना पड़ेगा 1। फिर यहाँ पे क्या बोला, x²/3, तो ये फंक्शन ले लो x²/3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x² का क्या आएगा इंटीग्रेशन पता है आपको, x⁴n का, अगर आप x⁴n का करते हो इंटीग्रेशन तो उसका फॉर्मूला x⁴n+1/n+1 + c, यही है।
तो यहाँ पे x का 2 है ना, तो 2 + 1 क्या होगा 3/3 आ जाएगा, और ये 3 पहले से ही था इधर, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, तो ये क्या आ गया बेटा x³/9 ऊपर 1 -1। तो एक बार क्या करेंगे पॉजिटिव 1 पुट करेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 का 3/9, फिर बीच में माइनस आ जाएगा, फिर -1 का 3/9, तो ये वैल्यू क्या आएगा बेटा 1/9 -1 का क्यूब क्या आएगा -1/9, तो 1 + 1/9 इट इज 2/9। आंसर आ जाएगा बेटा 2/9। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई थिंक आपको प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने सारी वेराइटी कवर की है और टाइम थोड़ा लिमिटेशन था, इसके लिए अपन ने कोई ना, अगर डिटेल में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में करा के रखा है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।